बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने प्रीवियस लेक्चर में यूनिट 4 के फर्स्ट 4 न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया था। आज हम नेक्स्ट 4 न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। आज का जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है वो है न्यूमेरिकल नंबर 5 और इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है। अ मैन हुज मास इज 70 kg walks up to the third floor of a building which is 12 meter above the ground in 20 seconds। इन लाइंस का मतलब ये है कि एक बंदा जिसका मैस है 70 kg वो 12 मीटर की हाइट को कवर कर रहा है और कितने टाइम में कवर कर रहा है? वो टाइम है 20 सेकेंड्स का। अगर वो 20 सेकेंड में 12 मीटर हाइट को कवर कर लेता है तो आप बताएं कि उस पर्सन की जो पावर है वो वॉट्स में कितनी है और हॉर्स पावर में कितनी है। यानी पावर ऑफ पर्सन आपने कैलकुलेट करना है। आप जानते हैं कि पावर होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी टाइम के साथ साथ कितना वर्क परफॉर्म हो रहा है, इसको आप पावर कहेंगे। सो सिंपल सा न्यूमेरिकल है। इसमें जब आप डाटा नोट करेंगे तो आपके पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3 डाटा वैल्यूज हैं। मैस ऑफ द पर्सन दैट इज 70 kg, जो हाइट उसने ट्रेवल की वो है 12 मीटर और कितने टाइम में ये उसने ट्रेवल की वो टाइम है 20 सेकेंड्स का। और आपने कैलकुलेट क्या करना है? आपने कैलकुलेट करना है पावर। और जब आप पावर का फार्मूला लिखेंगे तो वो होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क या वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। इसमें आपके पास क्योंकि वो हाइट कवर कर रहा है तो जो भी वो वर्क परफॉर्म करेगा वो वर्क स्टोर होता जाएगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि जब भी आप अगेंस्ट द ग्रेविटी या किसी भी हाइट को कवर कर रहे होते हैं तो आप जितना भी वर्क परफॉर्म करते हैं वो स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। सो यहाँ पर भी जो पर्सन वर्क परफॉर्म करेगा वो उसकी बनेगी पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम। आप जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है mgh डिवाइडेड बाय टाइम। अब यहाँ पर सिंपली आपने डाटा पुट करना है। मैस ऑफ द पर्सन है 70 kg, ग्रेविटी आप जानते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हम एक्सेलरेशन की वैल्यू यूज करते हैं, और हाइट जो उसने ट्रेवल की वो है 12 मीटर और ये सारा उसने जो हाइट को ट्रेवल किया ये उसने 20 सेकेंड्स में ट्रेवल किया। जब आप इस पूरे फैक्टर को सॉल्व करेंगे तो आपके पास पावर का जो आंसर आएगा वो आएगा 411.6 वॉट्स। ये तो आपके पास पावर की वैल्यू आ गई इन वॉट्स और जो रिमेनिंग आपने कैलकुलेट करनी है पावर वो है हॉर्स पावर में। आप जानते हैं कि 1 हॉर्स पावर किसके इक्वल होता है? 746 वॉट्स के। सो जब आपने इस पावर को जो कि वॉट्स में कैलकुलेटेड है इसको जब आपने हॉर्स पावर में कन्वर्ट करना है तो यू विल डिवाइड दिस फैक्टर विद 746। सो पावर इन हॉर्स पावर क्या होगी जी? आपके पास है 411.6। सो आप इसको डिवाइड कर देंगे बाय 746, देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू हॉर्स पावर और आपके पास जो इस डिवीजन से आंसर आएगा वो आएगा जी 0.55 हॉर्स पावर। सो ये आपके पास इसके 2 आंसर्स हुए, एक है वॉट्स में और एक है हॉर्स पावर में। ये था आपका फर्स्ट सिंपल सा न्यूमेरिकल। अब मूव करते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर और देखते हैं कि आज के सेकंड यानी 6th न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट क्या है। जी डियर स्टूडेंट, आज का 6th न्यूमेरिकल भी पावर के ही कॉन्सेप्ट से लिंक्ड है। इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है। टू व्हाट हाइट कैन अ 400 वॉट इंजन लिफ्ट 100 kg इन 3 सेकेंड। इसमें आपको एक इंजन जिसकी पावर है 400 वॉट वो दिया गया और आपसे कहा गया कि अगर इस इंजन ने 100 kg मैस को 3 सेकेंड्स में लिफ्ट करना है तो आप बताएं कि विद इन 3 सेकेंड ये 100 kg मैस को कितनी हाइट तक मूव करवा सकता है। यानी हाइट ट्रेवल्ड बाय 100 kg मैस बाय द इंजन ऑफ हैविंग पावर 400 वॉट इन 3 सेकेंड्स आपने कैलकुलेट करना है। इसमें आपके पास 3 डाटा वैल्यूज गिवन हैं। पावर ऑफ द इंजन 400 वॉट, मैस है 100 kg और टाइम है 3 सेकेंड्स। इस डाटा को यूज करना है और आपने पावर का फार्मूला यूज करते हुए कैलकुलेट करना है हाइट ट्रेवल्ड बाय द 100 kg मैस।
सो जब आपने हाइट कैलकुलेट करना है और डाटा में आपको पावर गिवन है तो अगेन आपके पास पावर का वही फार्मूला जो फर्स्ट क्वेश्चन में हमने यूज़ किया, क्योंकि इसमें भी हाइट ट्रेवल करनी है तो आपके पास जो वर्क होगा दैट वर्क विल स्टोर इन द फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जिसकी इक्वेशन होती है mgh डिवाइडेड बाय t। अब आपको इसमें जो वैल्यू कैलकुलेट करनी है वो हाइट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सो आप इस इक्वेशन को रीअरेंज करें तो आपके पास t जब लेफ्ट हैंड साइड पर आएगा दिस विल बी पावर इनटू t दैट इज इक्वल टू mgh। You need to find out the value of h, so you will again rearrange it like this. इसमें आपके पास हाइट सेपरेट हो गया और बाकी जितनी भी टर्म्स थी उन्हें आपने रीअरेंज कर लिया। अब आपके पास सारा जो राइट हैंड साइड पर फैक्टर है इसका डाटा गिवन है। पावर आपके पास है 400 और टाइम जितनी देर में इंजन ने लिफ्ट करना है वो है 3 सेकेंड और जिस मैस को लिफ्ट करना है वो मैस है 100 kg और ऑब्वियसली ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इट विल बी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब आप इस पूरे फैक्टर को सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 1.22 मीटर। ये वो हाइट है जो इंजन जब 100 kg मैस को 3 सेकेंड के लिए लिफ्ट करेगा और इंजन की पावर होगी 400 वॉट तो वो मैस कितनी हाइट तक रेज हो जाएगा 1.22 मीटर तक। ये था आपके पास आज का सेकंड न्यूमेरिकल जो कि पावर से रिलेटेड था। मूव करते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर और देखते हैं कि आज का थर्ड न्यूमेरिकल किस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। जी डियर स्टूडेंट, आज का थर्ड और आपकी बुक के अकॉर्डिंग सेवंथ न्यूमेरिकल रिलेटेड है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से। स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1000 ग्राम फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 30 मीटर ऑन द सैंड बिलो। यानी एक ऑब्जेक्ट जिसका मैस है 1 kg या 1000 ग्राम उसे आपने 30 मीटर की हाइट से फॉल किया। सपोज करें कि यही वो ऑब्जेक्ट है जिसका मैस है 1 kg, आपने इसे 30 मीटर की हाइट से फॉल किया और नीचे क्या है, सैंड है। अब क्या होगा जी, वो कहता है इफ द ऑब्जेक्ट पेनिट्रेट्स 4 सेंटीमीटर इनटू द सैंड व्हाट अपोजिंग फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन इट बाय द सैंड। यानी अगर ये मैस 1 kg का है, 30 मीटर की हाइट से फॉल करते हुए सैंड पर गिरता है और सैंड में वो पेनिट्रेट कर जाता है कितना 0.04 मीटर या आप 4 सेंटीमीटर कहें। अगर वो इतना पेनिट्रेट करता है तो सैंड की वजह से उस मैस को कितनी अपोजिंग फोर्स फेस करनी पड़ी, वो अपोजिंग फोर्स कितनी है वो कैलकुलेट करें। यहाँ पर आपके पास 2 पॉइंट्स आप कंसिडर करें कि एक ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से जब उसने सैंड को जस्ट हिट करना है या बिफोर टचिंग द सैंड आप पॉइंट ले लें ए। सो बॉल ने जब इस पॉइंट से पॉइंट ए तक यानी 30 मीटर की हाइट ट्रेवल करनी है तो वो डाउनवर्ड आ रहा है, उसकी हाइट कम होती जा रही है। जब कोई भी ऑब्जेक्ट ड्रॉप किया जाता है और उसकी हाइट कम होती है तो इसका मतलब होता है कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती जा रही है। अगर उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जब हम इस पूरी सिचुएशन में एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर करेंगे तो हम कहेंगे कि डाउनवर्ड मूवमेंट में जो गेन इन काइनेटिक एनर्जी है वो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगा। यानी जब वो डाउनवर्ड मूव कर रहा है तो जितना पोटेंशियल एनर्जी में कमी आती जाएगी उतना ही काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज आता जाएगा। सो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग पहले आप कैलकुलेशन करेंगे टिल पॉइंट ए कि यहाँ पर जब वो पहुंचा तो उसके पास टोटल एनर्जी कितनी थी, क्योंकि जितनी उसके पास एनर्जी होगी उसी के अकॉर्डिंग वो सैंड की रेजिस्टिव फोर्स के ऊपर वर्क परफॉर्म कर सकेगा। अगर उसके पास पॉइंट ए पर एनर्जी कम है तो रेजिस्टिव फोर्स पर वो वर्क भी कम परफॉर्म करेगा, लेकिन अगर पॉइंट ए पर उसके पास एनर्जी ज्यादा है तो फिर सैंड की अपोजिंग जो फोर्स उस पर अप्लाई होगी उसके अगेंस्ट वो वर्क भी ज्यादा परफॉर्म कर सकेगा। सो आप पहले कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी टिल पॉइंट ए कि गेन इन काइनेटिक एनर्जी कितना था और लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी क्या था। अब इसके अकॉर्डिंग जो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी में आप हाइट यूज करेंगे दैट हाइट इज 30 मीटर।
मैस कितना था जी 1 kg, जी होगा 9.8, हाइट आप यूज करेंगे 30 मीटर। इसके अकॉर्डिंग जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आएगी वो है 294 जूल। इट मीन्स कि ये ऑब्जेक्ट जब सैंड को टच करने लगा तो जस्ट एट द मोमेंट व्हेन इट इज टचिंग द सैंड, इसके पास जो टोटल काइनेटिक एनर्जी थी वो थी 294 जूल। अब इस एनर्जी को यूज करके वो सैंड की जो अपोजिंग फोर्स होगी उस पर वर्क परफॉर्म करेगा। सो वर्क डन बाय द ऑब्जेक्ट, क्यों से वर्क परफॉर्म करना पड़ा? क्योंकि सैंड अपोज कर रही थी। ये वर्क किसके इक्वल हो जाएगा? F डॉट डी के। वर्क किसकी वजह से होगा? काइनेटिक एनर्जी की वजह से। फोर्स क्या होगी? जो आपके पास सैंड की रेजिस्टिव फोर्स होगी वो होगी, आप इसे FR भी लिख सकते हैं। D क्या होगा? वो हाइट या वो डिस्टेंस होगा जो वो सैंड के अंदर ट्रेवल करता है, और वो है 0.04 मीटर। अब काइनेटिक एनर्जी आपने कैलकुलेट कर ली है, दैट इज 294 0.04. Now simply you will divide 294 by 0.04, then you will get the value of FR. 294 divided by 0.04, तो आपके पास जो रेजिस्टिव फोर्स आएगी वो आएगी 7350 न्यूटन। इट मीन्स जो सैंड रेजिस्टिव फोर्स एक्सर्ट कर रही थी मैस के ऊपर और उसकी वजह से उस ऑब्जेक्ट को वर्क परफॉर्म करना पड़ा, वो रेजिस्टिव फोर्स थी 7350 न्यूटन। सो डियर स्टूडेंट, ये था अभी आज का थर्ड न्यूमेरिकल। अब मूव करते हैं फर्स्ट बोर्ड पर और देखते हैं कि आज के फोर्थ न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट क्या है। जी डियर स्टूडेंट, न्यूमेरिकल नंबर 9 की स्टेटमेंट भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से ही रिलेटेड है। स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, अ बॉडी ऑफ मास m ड्रॉप्ड फ्रॉम ब्रिज इनटू रिवर, द ब्रिज इज 10 मीटर हाई फ्रॉम वाटर सरफेस। यानी आपके पास ये वाटर सरफेस है, सपोज करें ये एक ब्रिज है, ब्रिज वाटर सरफेस से 10 मीटर की हाइट पर है और इस हाइट से आपने ब्रिज से एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया। अब आपने कैलकुलेट क्या करना है, आपसे कहा गया पार्ट ए में फाइंड स्पीड ऑफ द बॉडी 5 मीटर अबव द वाटर सरफेस। अगर आपके पास ये टोटल हाइट 10 मीटर है तो जब वो 5 मीटर हाइट कवर कर लेगा तो जो रिमेनिंग हाइट होगी वो भी क्या होगी? वो भी ऑब्वियसली 5 मीटर होगी। अब उसने ये कहा कि जब आपने इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से ड्रॉप किया और वो नीचे मूव करते हुए जब 5 मीटर की हाइट तक पहुंच गया तो इस पॉइंट पर उसकी स्पीड क्या है, एक तो ये कैलकुलेट करें, पार्ट ए में ये आपने कैलकुलेट करना है। फिर उसने कहा फाइंड स्पीड ऑफ द बॉडी बिफोर इट स्ट्राइक्स द वाटर सरफेस, यानी फिर वो फर्दर नीचे मूव हो गया तो जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द वाटर सरफेस यहाँ पर उसकी मैक्सिमम स्पीड कितनी थी वो भी कैलकुलेट करें। सो यहाँ पर क्योंकि ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड मूव कर रहा है तो डाउनवर्ड मूव करते हुए लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी हो रहा होता है और गेन इन काइनेटिक एनर्जी। लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है वो डिपेंड करता है कि डाउनवर्ड मूव होते हुए हाइट कितनी कवर की गई। सो यहाँ पर जो डिस्टेंस उसने मूव किया वो 5 मीटर और रिमेनिंग जो डिस्टेंस था वो भी क्या है? 5 मीटर। सो पहले आप इस पॉइंट पर जब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इंप्लीमेंट करेंगे तो आपके पास क्या होगा जी? गेन इन काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होगा? लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। जो गेन इन काइनेटिक एनर्जी है उसके लिए आप फार्मूला यूज करेंगे हाफ mv², और जो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी है वो ऑब्वियसली mgh के अकॉर्डिंग होगा। यहाँ पर आपके पास अगर आप ऐसा डाटा देखें तो आपको सिर्फ एक ही वैल्यू गिवन थी, दैट वाज हाइट विच इज 10 मीटर, और फिर पार्ट ए में आपने जो स्पीड कैलकुलेट करनी थी वो 5 मीटर पर कैलकुलेट करनी थी। सो जब आप फर्स्ट इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो आपने हाइट 5 मीटर पर इंप्लीमेंट किया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो आपके पास ये इक्वेशन बनी
इसमें राइट और लेफ्ट हैंड साइड पर m का फैक्टर कैंसिल हो जाएगा। तो जो आपने कैलकुलेट करनी है चीज़ वो है वेलोसिटी या स्पीड। सो v स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा 2gh के। और आपने क्योंकि सिंपल v कैलकुलेट करना है तो ऑब्वियसली राइट हैंड साइड पर आप √2gh कर देंगे। इसमें आपके पास सिंपली डेटा गिवन है 2 × 9.8। बी केयरफुल, यहाँ पर आप हाइट 10 मीटर मत पुट करें क्योंकि जो हाइट यहाँ पर रिमेनिंग रह गई है दैट इज 5 मीटर। सो यहाँ पर आप जो हाइट पुट करेंगे वो है 5 मीटर। इस पूरे फैक्टर को जब आप सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 98। जब अंडर रूट को सॉल्व करेंगे तो इट विल बी 9.8 और 9.9 मीटर पर सेकेंड। सो आपके पास जो 5 मीटर की हाइट तक जब ऑब्जेक्ट पहुंचेगा तो जो उसकी स्पीड होगी वो होगी 9.9 मीटर पर सेकेंड। ये था इसका पार्ट ए। पार्ट बी में आपका ये जो ऑब्जेक्ट है ये पूरी हाइट ट्रेवल कर लेगा। तो जो इसका लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी होगा वो टोटल हाइट कवर्ड विच इज 10 मीटर उसके अकॉर्डिंग होगा। सो जब आप हाइट 10 मीटर के अकॉर्डिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इंप्लीमेंट करेंगे तो अगेन आप यही यूज करेंगे गेन इन काइनेटिक एनर्जी which is equal to loss in potential energy। गेन इन काइनेटिक एनर्जी वही फार्मूला होगा हाफ mv² और ये भी mgh। अगेन आपके पास m का फैक्टर कैंसिल हो जाएगा और v को मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ स्क्वायर इसका ख़त्म करते हुए 2gh। इसमें बस आपने ध्यान रखना है कि अब जब आपने इसमें हाइट पुट करनी है तो दैट हाइट इज 10 मीटर क्योंकि ये वाटर को स्ट्राइक करने से पहले की वेलोसिटी है तो वो टोटल हाइट कवर कर चुका होगा दैट इज 10 मीटर। जब आप इस फैक्टर को सॉल्व करेंगे तो इट विल बी 196 एंड इट इज 14 मीटर पर सेकेंड। सो वाटर को टच करने से पहले उसकी जो स्पीड है दैट इज 14 मीटर पर सेकेंड और जब वो 5 मीटर की हाइट पर था तो स्पीड थी 9.9 मीटर पर सेकेंड। सो डियर स्टूडेंट, ये थे आज के 4 न्यूमेरिकल। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में रिमेनिंग जो आपके न्यूमेरिकल्स हैं उन्हें सॉल्व करेंगे। टिल नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज।